Now today we will start with I think contempts of lawful authority of public servant. You need to be aware of one thing. These sections are not very complex at all. First of all, you just need to be aware that they exist and on what act what punishment will follow. ठीक है, इसमें कोई नुआंसेस नहीं है जैसे मर्डर, किडनैपिंग, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में होते हैं या ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में होते हैं. दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Okay, so before we even begin with section 172 to section 190, you need to be very particular about one thing, that these sections from 172 to 188 सारे चैप्टर 10 में नहीं, चैप्टर 10 में दो सेक्शंस को छोड़ के 189 और 190 को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शन हैं फ्रॉम 172 टू 188 विल रिक्वायर सैंक्शन अंडर 195 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है, तो ये लिख लीजिए. जब भी आप 172 पे आंसर लिख रहे होंगे या 174 पे आंसर लिख रहे होंगे या कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के चैप्टर पे आंसर लिख रहे होंगे, अगर आ जाता है देन यू नीड टू बी वेरी अवेयर दैट इट रिक्वायर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर 195 ऑफ सीआरपीसी. सो when you're reading this chapter, all you need to be aware of is that it requires sanction for prosecution. Secondly, all you need to be aware of is that what section penalizes what act. इतनी चीज़ पे ध्यान रखना है. अब सेक्शन 172 is about absconding to avoid service of summon or other proceeding. absconding का क्या मतलब है? absconding का मतलब जनरल सेंस में ये होता है कि व्यक्ति भाग गया अपने घर से. ठीक है, तो 172 के अंदर कौन सी एक्ट को पेनलाइज किया जा रहा है कि अगर व्यक्ति भाग जाता है जिस पे समन डिलीवर होने वाला है या जिस पे कोई नोटिस या ऑर्डर डिलीवर होने वाला है फ्रॉम अ पब्लिक सर्वेंट जो लॉफुली कॉम्पिटेंट है वो नोटिस और ऑर्डर डिलीवर करने में, और a person in order to avoid such a delivery absconds from his house, then that would amount to be an offense under section 172. यहाँ पे absconding को पनिश किया गया है, भाग जाने को पनिश किया है. तो जनरल सेंस में absconding का मतलब होता है टू लीव वंस प्लेस, पर इसमें सिर्फ यही शामिल नहीं है क्योंकि लीगल सेंस में और एटिमोलॉजिकल सेंस में absconding also includes to hide oneself, and it matters not whether a person departs from a place or remains within it. All it matters that a person hides oneself and that would also be covered within that definition. So इसमें ये मत सोचिएगा कि आदमी सिर्फ भाग जाएगा तभी 172 अप्लाई होगा. अगर व्यक्ति ने खुद को हाइड कर लिया या अंडरग्राउंड कर लिया, जो क्रिमिनल्स की भाषा में होता है अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, वो भी 172 की कैटेगरी में आएगा. तो 172 कब अप्लाई करता है? व्हेन अ पर्सन एब्सकॉन्ड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स, जिससे समन उसके ऊपर डिलीवर ना हो पाए. तो अगर ये किसी ऑर्डिनरी पब्लिक सर्वेंट ने मान लीजिए कोई समन, नोटिस या कोई ऑर्डर भेजा है सर्व करने के लिए, तो 1 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट. और अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भेजा है, जज ने भेजा है वो समन, नोटिस या ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, तब 6 महीने की सज़ा है. ठीक है, वही सज़ा बढ़ जाती है. कोई ऑर्डिनरी पब्लिक सर्वेंट के समन्स की डिलीवरी अवॉइड करने के लिए एब्सकॉन्ड कर जाना इज पनिशेबल बाय 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़. बट इन द केस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस द इम्प्रिजनमेंट वुड बी 6 मंथ्स और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बोथ. तो ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर समन या नोटिस भेजा है टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और व्यक्ति नहीं आया, एब्सकॉन्ड कर जाता है, सॉरी 172 में एब्सकॉन्डिंग की बात है, यहाँ पे समन डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, और जो एजेंट है इन ऑर्डर टू मेक श्योर, जो पर्सन है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि समन्स डिलीवर ना हो पाए उस पर, तो एब्सकॉन्ड कर जाता है या अपने आप को छुपा लेता है, अंडरग्राउंड हो जाता है. सो ही वुड बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 172 ऑफ द IPC. Then we come to section 173 and it says preventing service of summons or other proceeding or preventing publication thereof. तो 172 में व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है, 173 में वो समन्स की डिलीवरी को एक्टिवली प्रिवेंट कर रहा है कि समन डिलीवर ना हो पाए. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं
कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट समन्स डिलीवर करने आता है, पुलिस ऑफिसर समन्स डिलीवर करने आता है, लेट अस सपोज कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो अगर व्यक्ति घर पे नहीं मिलेगा तो वो किसी मेल मेंबर को डिलीवर करने की कोशिश करेगा, या फिर वो क्या करेगा, एक कॉपी समन्स की हाउस पे अफिक्स कर देगा। तो लेट अस सपोज कि जिस पर्सन को समन डिलीवर होना है वो ऐसी डिलीवरी को प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता है। जैसे कि मेल मेंबर को समन्स की कॉपी रिसीव करने को ऑथराइज नहीं करता, होने नहीं देता, या अगर मान लीजिए घर पे कॉपी चिपकाई गई है समन्स की तो उसको फाड़ के फेंक देता है, या मान लीजिए प्रोक्लेमेशन चल रहा है, ठीक है, प्रोक्लेमेशन भी कोर्ट करता है, प्रोक्लेमेशन चल रहा है और प्रोक्लेमेशन नहीं होने देता, उसको इंटरप्ट करता है, प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता। तो अगर ये किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है तो अगेन सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ, फाइन 500 रुपीज़ और बोथ। और अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा है ऑन द सेम पैरामीटर, क्या होगा सेंटेंस, 6 महीना, फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बोथ। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा 173 में, ये जो काम होता है 173 में जितना भी पेनलाइज्ड है वो इंटेंशनल होना चाहिए, विद द इंटेंशन, ठीक है, तभी पनिश होगा। Now we come to section 174, that is non-attendance in obedience to an order from public servant. ये कहता है whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to summon, notice or order or proclamation proceeding from any public servant legally competent as public servant to issue the same, intentionally omits to attend that place or time or departs from the place where he is bound to attend before the time which is lawful for him to depart। कि मतलब जिस टाइम पे प्रेजेंट होने को कहा है उस टाइम पे प्रेजेंट तो हुआ, लेकिन उसके बाद अगर ये भी समझ में बताया गया है कि आपको इतने टाइम वहाँ पे रहना है, उस टाइम के एक्सपायरी से पहले वापस चला गया तो भी 174 लग जाएगा। लेट अस सपोज समन्स कहता है कि आपको 1 बजे आना है और आपको 3 बजे तक रहना है कोर्ट के प्रेमिस में फॉर सम रीजन और दी अदर, और आदमी 1 बजे आ तो जाता है पर 1:30 बजे वापस चला जाता है, ही विल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। सिमिलरली अगर वो नहीं आया बिल्कुल भी, ठीक है, इफ़ ही नेवर अटेंड्स दैट प्लेस एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, तो वो तो समझना बहुत ही आसान है कि 174 तब लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ द इंटेंशनल ओमिशन टू अटेंड एट दैट टाइम और प्लेस और डिपार्टेशन फ्रॉम द प्लेस वेयर ही इज़ बाउंड टू अटेंड बिफोर द टाइम एट विच इज़ लॉफुल फॉर हिम टू डिपार्ट। ये दोनों चीज़ें पनिश की गई हैं। तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने लॉफुली समन डिलीवर करवा दिया है और उस समन में इंफॉर्मेशन है कि आपको इस तारीख को इस जगह पे इतनी बजे आना है और इतनी बजे तक रहना है, और आप नहीं आए या आने के बाद उस टाइम तक नहीं स्टे किए, पहले ही डिपार्ट कर गए, देन 174 विल बी एप्लीकेबल। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 174 को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिसको समन डिलीवर किया गया वो आया ही नहीं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है। अगर ऑर्डिनरी पब्लिक सर्वेंट है तो 1 मंथ, अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ जस्टिस ने समन्स सर्व किया है तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि आपको कोर्ट में आना है, तो फिर सेंटेंस हो जाएगा 6 महीना और फाइन 1000 रुपीज़ और बोथ, ठीक है। अब इस पर आपको एक एग्जाम्पल ले देता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर जो है, ही हैज़ द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, जिसको फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता है, एक्सेप्ट फॉर द पीपल वो आर लेट अस सपोज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अ वुमन और अ पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स, मेल पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर, उसको वो पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग हैं जो 15 ईयर्स के ऊपर हैं, मेल हैं और 65 ईयर्स के अंडर हैं, ठीक है, उनको बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन पे। तो अगर वो मान लीजिए रिटन बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर्स द अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन टू गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, और वो नहीं आता है, देन दैट पर्सन कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 174 ऑफ द IPC, ठीक है। ये सेक्शन 160 की बात कर रहा हूँ CRPC के, और उसका रिलेशन 174 से क्या है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
लेकिन 160 सीआरपीसी एक और बात कहता है कि उन्हीं को ऑथराइज्ड है पुलिस ऑफिसर बाय ऑर्डर इन राइटिंग टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस, जो कि उसके पुलिस स्टेशन की लिमिट में है या किसी एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन की लिमिट में है। ये बात चीज़ याद रखिएगा। अगर मान लीजिए वो ना उस पुलिस स्टेशन की लिमिट में आते हैं विटनेसेस, ना एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन की लिमिट में आते हैं विटनेसेस, तो ऐसे में क्या होगा, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाया है वो इज़ नॉट विद इन दोज डिस्टेंसेस और विद इन the local limits of the police station or adjoining station as required by section 160, तब 174 नहीं लगेगा। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा नुआंस्ड बात मैंने बोल दी, ये आएगा नहीं एग्ज़ाम में। जनरली एग्ज़ाम में क्या आएगा कि मान लीजिए 160 सेक्शन 160 के ऑर्डर का वायलेशन हुआ जो पुलिस ऑफिसर ने भेजा था, उसका क्या, उस पर क्या सज़ा हो सकती है, तो यू कैन सिंपली से सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। और अगर कोर्ट ने समन्स भेजा है और तब उस डेट पे नहीं आया पर्सन जिसको आना था, तो अब क्या सज़ा होगी, तो तब भी सेक्शन 174 में सज़ा होगी, बिकॉज दैट इज़ नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम अ पब्लिक सर्वेंट। कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितनी सज़ा हो जाएगी, 6 मंथ। इफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इशूड समन्स एंड अ पर्सन वायलेट्स the order of the summons to attend at a particular place at a particular time, then the sentence can be of 6 months, fine which may extend to 1000 rupees or both। ध्यान रखिएगा, इसमें सेंटेंस हमेशा सिंपल होगा, रिगरस नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज सिंपल सेंटेंस, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और इन सारे सेक्शंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा 172 से लेके 174 में, कि लीगल कॉम्पिटेंस ज़रूर होनी चाहिए ऐसे पब्लिक सर्वेंट के पास टू ऑर्डर अटेंडेंस या टू डिलीवर और सर्व समन्स या नोटिस और ऑर्डर। लीगल कॉम्पिटेंस अगर गायब है तो फिर इनमें से एक भी सेक्शन नहीं अप्लाई करेगा। लीगल कॉम्पिटेंस शुड बी देयर एंड यू शुड मार्क इट। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। वो कहते हैं, ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट एट कैलकाटा इन ओबीडियंस टू अ सब पियोना मतलब समन्स issued from that court, intentionally omits to appear, A has committed an offence defined in this section। Illustration B कहता है, A being legally bound to appear before a district judge as a witness in obedience to summons issued by a district judge, intentionally omits to appear, A has committed an offence defined in this section। तो एक और चीज़ आप इससे गैदर कर सकते हैं कि it is the intentional omission that is within the scope of section 174। इंटेंशनल होना चाहिए, ये आप बार बार देखेंगे, ये थीम है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट के चैप्टर की, कि जो भी कंटेम्प्ट हो रहा है लॉफुल अथॉरिटी के ऑर्डर्स का या समन्स का, वो इंटेंशनल होना चाहिए, तभी पेनलाइज होंगे। अगर वो इंटेंशनल नहीं है तब पेनलाइज नहीं होंगे। लेट अस सपोज विटनेस रास्ते में आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया उसका, है हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एंड ड्यू टू दैट एक व्यू तो ये भी हो सकता है ही नेवर अटेंडेड द कोर्ट, है ना। तो ऐसे में उसको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशनल ओमिशन नहीं है, यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस की वजह से, सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो नहीं आ पाया। पर जहाँ पे इंटेंशनल ओमिशन है कि समन्स आना था, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसे सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस नहीं है जिसकी वजह से आप अटेंड ना कर पाएँ, और आप जानबूझ के अटेंड नहीं करते हैं, देन यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 174। अब है सेक्शन 174A, दैट इज़ नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82। CRPC में सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन दिया जाता है। तो अगर प्रोक्लेमेशन के बावजूद अ पर्सन डज नॉट अपीयर, तो सज़ा कितनी हो सकती है 174A में, इट शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और विद बोथ। और जहाँ पे प्रोक्लेमेशन है कि दिस पर्सन इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वहाँ पे सज़ा हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको मैक्सिमम सज़ा बताता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, और हमेशा याद रखिएगा उसमें मे एक्सटेंड वाला क्लॉज रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें का ध्यान रखिएगा। और 174A में भी इंटेंशनल वायलेशन होना चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर नहीं प्रेजेंट हुआ है, फेल्स टू अपीयर इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन, तो वो भी इंटेंशनल फेलियर होना चाहिए, जानबूझ के होना चाहिए, ठीक है। इंटेंशन इन सारे सेक्शंस की थीम है।
Now, section 175 is about omission to produce a document to public servant by a person legally bound to produce it. अब मान लीजिए सेक्शन 91 ऑफ द CRPC में SHO या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिफोर इट, और वो व्यक्ति नहीं लाता है, कहता है मैं नहीं लाऊंगा, तब उसको क्या पनिशमेंट हो सकता है? देन ही कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 175 इन द केस ऑफ एन SHO या एनी अदर पब्लिक सर्वेंट जिसके पास लॉफुल अथॉरिटी है. सेंटेंस कितना होगा? 1 month और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ. और कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो क्या होगा? देन यू नो द आंसर इज 6 months, सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months, फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बोथ. अगेन सेक्शन 175 की थीम क्या है? इंटेंशनल ओमिशन टू प्रोड्यूस और डिलीवर द डॉक्यूमेंट. तो प्रोड्यूस का मतलब है पर्सनली प्रोड्यूस करना, टू डिलीवर अ डॉक्यूमेंट का मतलब है किसी एजेंट के थ्रू डिलीवर कर देना. क्योंकि जब भी कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी और मटेरियल चीज़ को डिलीवर करने की बात आती है तो अक्सर ऑर्डर्स में लिखा होता है कि यू कैन आइदर प्रोड्यूस इट पर्सनली और कॉज इट टू बी डिलीवर्ड बाय एन एजेंट. तो वही सेक्शन कहता है कि चाहे आप पर्सनली प्रोड्यूस ना कर पाए हो या एजेंट के थ्रू, दोनों का ही अगर वॉयलेशन हुआ, इन आइदर सिचुएशन यूड बी पनिश्ड. अगर पर्सनली प्रोडक्शन करने का ऑर्डर था और ना आप खुद आए ना किसी एजेंट को भेजा वो डॉक्यूमेंट डिलीवर करने को, देन यूड बी पनिश्ड. ऑलराइट. तो डॉक्यूमेंट्स के केस में क्या होता है ना, यू कैन ऑल्सो डिलीवर इट थ्रू एन एजेंट. तो सेक्शन 175 में तब पनिशमेंट नहीं हो सकता कि जब मान लीजिए डॉक्यूमेंट डिलीवरी का ऑर्डर एक पर्सन को गया है और उसने एजेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट डिलीवर करवा दिया, तब नहीं होगा. क्योंकि पहली बात तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो गया, दूसरी बात इंटेंशनल ओमिशन नहीं है. ठीक है, ये चीज़ पैरामीटर सेटिस्फाई हो गया. लेकिन मान लीजिए 175 में नोटिस आई है अंडर सेक्शन 175 कह रहा हूँ, सेक्शन 91 में नोटिस आई है, CRPC के सेक्शन 91 में नोटिस आई है टू डिलीवर अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, और जो पर्सन है जिसको नोटिस आई है वो डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं करता, ना खुद डिलीवर करता है पर्सनली, ना किसी एजेंट के थ्रू भेजता है, देन ही विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 175. तो अगर मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर SHO ने भेजी है या किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट ने भेजी है तो पनिशमेंट कितना जा सकता है? मे एक्सटेंड टू 1 month, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ. इन केस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस वही इम्प्रिजनमेंट कितना हो जाएगा? इट मे एक्सटेंड टू 6 months or fine which may extend to 1000 rupees or both. Now we come on section 176, that is omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it. तो यहाँ पे legal foundation होनी चाहिए उस person पे to give information, और उसका उस information को देने का एक intentional omission होना चाहिए. ठीक है, it is due to intentional omission that a person is penalized under section 176. So what can you comprehend from section 176? Intentional omission plus legal foundation to give information. ठीक है, intentional omission plus legal foundation to give information, that is penalized under section 176. तब section 176 कहता है कि whoever being legally bound to give any notice or furnish information on any subject to any public servant as such intentionally omits to give notice or furnish such information in the manner and at the time required by law shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or fine which may extend to 500 rupees or both. Or if the notice or information is required to be given in respect of the commission of offence or is required for the purpose of preventing the commission of offence or in order for apprehension of the offender, so simple imprisonment may extend to 6 months or fine which may extend to 1000 rupees or both. Or if the notice or information required is to be given is required by an order passed under subsection 1 of section 565, अभी ये section 356 of the CRPC है, present CRPC में जो 565 है वो अब section 356 है. ठीक है, ये 1898 की CRPC की बात कर रहा है. Of the criminal procedure of 1898, which is now 1973, then the imprisonment shall be for a description of a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. अब इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले देता हूँ.
कि अब देखिए सेक्शन 40 ऑफ द सीआरपीसी में विलेज चौकीदारों पे एक ड्यूटी मैंडेट की गई है कि वो इंफॉर्मेशन दें एज टू अफेयर्स ऑफ द विलेज एंड कम्युनिकेट इट टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर उनको लगे कि कोई नोटोरियस रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी विलेज में है, या कोई ऑफेंस विलेज में हुआ है, या अनलॉफुल असेंबली विलेज में है, ठीक है, या कोई क्राइम डकैती या रॉबरी कमिट हुआ है, तो उनकी ड्यूटी बनती है टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर। सिमिलरली जनरल पब्लिक की भी ड्यूटी बनती है टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर अबाउट द ऑफेंसेस एज टू किडनैपिंग और अबडक्शन फॉर रैंसम, डकैती, your criminal breach of trust by a public servant, offense of mischief against property, offenses of house trespass, offenses affecting public tranquility, and offenses against the state, murder, etc. ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जनरल पब्लिक, मेरे और आपकी भी ड्यूटी बनती है टू इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर इफ़ वी आर अवेयर अबाउट दीज ऑफेंसेस। और अगर हमने नहीं इन्फॉर्म किया देन वी माइट बी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 176 ऑफ द आईपीसी। ठीक है, वैसे ही विलेज चौकीदार क्योंकि तो वो पब्लिक सर्वेंट है, तो वैसे ही अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेगा तो उस पर भी 176 लग सकता है। वैसे ही अगर सेक्शन 39 सीआरपीसी में जो भी लिस्टेड ऑफेंसेज हैं उसको लेके हमने नहीं इन्फॉर्म किया पुलिस ऑफिसर या नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, तो हम पे भी 176 ऑफ द आईपीसी लग सकता है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? ये साबित करने का कि आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ हम पे होगा, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ आपके पास नहीं है। सो यू हैव टू प्रूव कि किस एक्सक्यूज़ के कारण आपने इन्फॉर्म नहीं किया नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को अबाउट दीज ऑफेंसेस। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसमें आता है 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी में। इसमें आता है आपका ऑफेंसेस 498 टू 489A टू 489E आता है। ठीक है, 489A टू 489E, दैट इज ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स। सेक्शंस 456 टू 460, दैट इज ऑफेंसेस ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास। सेक्शन 449 टू 450, दैट इज offenses of house trespass only, lurking house trespass नहीं, house trespass. Then is section 431 to 439, that is offenses of mischief against property. Then that is section 409, that is offenses relating to criminal breach of trust by a public servant, etc. Then section 392 through 399, that is to say offenses relating to robbery and dacoity. Then section 382 of the IPC, that is also covered. Then section 364A, section 302 to section 302, 303 and 304, section 272 to 278, that is offenses related to adulteration of food and drugs. Section 143, 144, 145, 147 and 148, section 121 to 126, all inclusive, and that is, and also section 130, that is offenses against the state. ये सारा सेक्शन 39 सीआरपीसी में है। तो एक बार सेक्शन 39 सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको ध्यान में रखिएगा, और सेक्शन 40 सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको ध्यान में रखिएगा। तो 176 में जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा सीआरपीसी का सेक्शन 39 और 40 मेंशन करना मत भूलिएगा। नाउ वी कम टू सेक्शन 177, दैट इज़ फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब देखिए 177 में क्या पेनलाइज किया गया है। 176 में बोला गया था ओमिट कर देना, कि मतलब इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। 177 में झूठ बोलना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, वो पेनलाइज किया गया है। सो अंडर सेक्शन 177 देर इज लीगल बाउंडेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट टू अ पब्लिक सर्वेंट, प्लस इंटेंशनली गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और एनी इंफॉर्मेशन विच अ पर्सन बिलीव्स और हैज़ अ रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। ये दोनों चीज़ें पेनलाइज की हैं 177 में। तो यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है, it may extend to 6 months simple imprisonment, or a fine which may extend to 1000 rupees. और अगर offense which a person is legally bound to give is in respect of commission of an offense or is required for the purpose of preventing the commission of offense or in order for apprehension of an offender, किसी offender को पकड़ने के लिए, then the imprisonment for a description of for a term which may extend to 2 years or fine or with both.
तब सज़ा 2 साल बढ़ जाती है 177 के पार्ट 2 में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन विच अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू गिव इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस और इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक विलेज चौकीदार को लगाया हुआ है कि अगर यहाँ पे लोग असेंबल करें डकैती के लिए तो बता देना हम लोग को पहले, जिससे हम आके डकैती को रोक पाएँ। और विलेज चौकीदार देख रहा है डकैती हो रही है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देता है कि डकैती नहीं हो रही है। ऑलराइट, तो ऐसे सिचुएशन में पार्ट 2 में पनिश होगा। एंड थर्ड इज वैसी इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर। तो इम्प्रिजनमेंट कितने तक जा सकता है? द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 2 years ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, चाहे सिंपल या रिगरस या बोथ, और विथ फाइन और विथ बोथ। नाउ वी कम टू इलस्ट्रेशन। A landlord, knowing of the commission of a murder within the limits of his estate, willfully misinforms the magistrate of the district that the death has occurred by accident or in consequence of the bite of a snake. A is guilty of an offence defined in this section. Similarly, illustration B जो है वो एक विलेज चौकीदार को लेके है। You can read it, मैंने अभी उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। डकैती हो रही है, विलेज वॉचमैन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता या मिस इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये कहता है कि डकैती नहीं हो रही है, कुछ सस्पिशियस पर्सन्स आए थे वो चले गए, और जबकि एक्चुअली डकैती कमिट हो रही है। तो मिस इन्फॉर्मेशन देना व्हेन अ विलेज चौकीदार इज़ एक्चुअली बाउंड, देन दैट वुड बी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 177 पार्ट 2। ध्यान रखिएगा, इट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन विच अ पर्सन बिलीव्स or knows to be false, that is made punishable under section 177। और यहाँ पे लीगल बाउंडेशन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो किसी लॉ के तहत लीगल बाउंडेशन होनी चाहिए टू फर्निश ट्रू इन्फॉर्मेशन। नाउ वी कम टू सेक्शन 178, दैट इज रिफ्यूजिंग oath or affirmation when duly required by a public servant to make it. Section 178 says that whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth when required as to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or both. ये जनरली कोर्ट्स के पास अथॉरिटी होती है टू बाइंड समवन बाय एन ओथ, कमीशंस के पास नहीं होती है। सो वेन एवर यू सी अ कमीशन फॉर इंक्वायरी, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है अनलेस द लेजिस्लेचर ग्रांट्स इट। अगर लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली दे दी है वो पावर तो बात अलग है, लेकिन जनरली ये अथॉरिटी कोर्ट के पास होती है टू बाइंड समवन बाय ओथ और अफर्मेशन। सो लेट अस सपोज देयर इज़ अ पर्सन, वो एविडेंस दे रहा है, वो कोर्ट कहता है कि आप ये चीज़ ओथ पे दीजिए, और वो मना कर देता है, कहते हैं ओथ पे नहीं दूंगा, या विटनेस बॉक्स में नहीं आऊँगा, या अफर्मेशन नहीं दूंगा। सो इन दैट सिचुएशन 178 में पेनलाइज किया जा सकता है, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर 178 क्या पेनलाइज करता है? रिफ्यूजिंग टू बाइंड हिमसेल्फ ऑन ओथ और अफर्मेशन टू स्टेट द ट्रूथ। और पब्लिक सर्वेंट के पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए टू रिक्वायर सच ओथ एंड अफर्मेशन। तो लीगल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट के पास होना चाहिए, पहली चीज़ है। दूसरा, जो पर्सन है ही शुड रिफ्यूज टू बाइंड हिमसेल्फ बाय एन ओथ और अफर्मेशन टू स्टेट द ट्रूथ। ओनली देन विल सेक्शन 178 बी एप्लीकेबल। जनरली पावर्स कोर्ट के पास होती है। अगर कोर्ट ने ओथ का ऑर्डर दिया कि आप ओथ पे दीजिए और आपने मना कर दिया, तो 178 के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है। Then we come to refusing to answer a public servant authorized to question. Now this section is a bit important. ये प्रीलिम्स में अक्सर आता है। 174, 179 और 176 को एक्सपेक्ट करिएगा प्रीलिम्स में। 179 says whoever being legally bound to state truth on any subject to any public servant refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in exercise of the legal powers of public servant shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine which may extend to 1000 rupees or both. अब इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझिए तो आप आसानी से समझ सकते हैं।
अब आपको याद होगा कि सेक्शन 160 में अ पुलिस ऑफिसर कैन सेंड अ नोटिस टू एनी विटनेस, है ना। तो अब सब समझिए कि किसी विटनेस को नोटिस दी और वो वहाँ पे आ गया, पुलिस स्टेशन आया। अब जब पुलिस स्टेशन आ गया तो सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी एक चीज़ रिक्वायर करता है कि जब पुलिस ऑफिसर विटनेस से सवाल जवाब कर रहा है और ओरली उसे एग्जामिन कर रहा है, अ पर्सन हु इज़ एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, तो उस विटनेस या उस पर्सन की ड्यूटी बनती है टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस relating to such case put to him by such officer, other than the questions and answers to which there would have been a tendency to expose him to a criminal charge or to penalty or forfeiture. तो 161 का सब क्लॉज 2 ये बात एक्सप्रेसली कहता है। तो लॉ ने एक जगह मैंडेट कर दिया कि आपको सच बोलना है, सारे जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उससे सच बोलना है, अदर देन द क्वेश्चंस द आंसर टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी और फॉरफीचर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कन्फेशन नहीं ली जा सकती आपसे, ठीक है। अगर लेट अस सपोज अक्यूज पर्सन को बुला के पूछा जाए कि आपने क्राइम क्यों कमिट किया था, तो पुलिस ऑफिसर कंपेल नहीं कर सकता कन्फेशन के लिए, क्योंकि आर्टिकल 20 में क्या मेंशन है, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग टेस्टिमनी नहीं यूज़ की जा सकती। तभी 161 का जो क्लॉज 2 है बोलता है कि आपको सारे क्वेश्चंस का सच सच जवाब देना है, अदर देन द क्वेश्चंस जो आपको एक्सपोज कर दें क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी या फॉरफीचर के लिए। तो मान लीजिए विटनेस से सवाल जवाब हो रहा है और विटनेस जो है वो ऐसे क्वेश्चंस पे झूठ बोलता है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर पे झूठ बोलता है जो ना ही उसे एक्सपोज करते हैं क्रिमिनल चार्ज को लेके, ना किसी पेनल्टी और फॉरफीचर को लेके। तो अगर वो इन चीज़ों पे झूठ बोलता है विच नेवर एक्सपोजेज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और पेनल्टी और फॉरफीचर एंड लाइज to a police officer who is examining him, then he is violating section 161 subsection 2, section 161 subsection 2 of the CRPC, and hence he will be punished under section 179 of the IPC। ठीक है। तो अक्सर ये सवाल आता है कि सेक्शन 161 में अगर विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो पनिशमेंट कहाँ पे होगा, क्योंकि सीआरपीसी तो बता ही नहीं रही है पनिशमेंट कहाँ पे होगा। पनिशमेंट होता है 179 आईपीसी में, ठीक है। नाउ वी कम टू सेक्शन 180 ऑफ द आईपीसी। ये कहते हैं रिफ्यूजिंग टू साइन अ स्टेटमेंट। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं मैं अभी आपको सीधे बता देता हूँ। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं दैट द अक्यूज्ड मेड अ स्टेटमेंट बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, अक्यूज्ड वाज रिक्वायर्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट टू साइन सच स्टेटमेंट, the public servant was legally empowered or competent to require the accused to sign the statement, and fourth, that the accused refused to sign such statement। अगर ये सारे पैरामीटर सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी वो 180 में पनिश होगा। अब इसको पुलिस ऑफिसर के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। 161 में जितना भी एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर करता है विटनेसेस का, उसको साइन नहीं किया जाता, याद रखिएगा। दैट कैन नॉट बी साइंड, क्योंकि 162 बार करता है टू साइन एनी स्टेटमेंट विच हैज़ बिन टेकन बाय द पुलिस ऑफिसर। 162 सीआरपीसी बार करता है। तो 161 में जितना भी एग्जामिनेशन होता है उसको 162 कहता है कि आप उस पर साइन नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर कहता है इस स्टेटमेंट पे साइन करो जो 161 में जो एग्जामिनेशन हुआ है, और आप मना कर देते हैं, तो आपका प्रोसिक्यूशन 180 में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हेयर द पब्लिक सर्वेंट वॉज नॉट लीगली एम्पावर्ड और कॉम्पिटेंट टू टेक योर साइन, ठीक है। बट सिमिलरली अगर मैजिस्ट्रेट बोले कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बिफोर मी कंप्लेंट केस में, उसको साइन करिए, क्योंकि सेक्शन 200 सीआरपीसी में देखेंगे वहाँ पे कंप्लेनेंट को साइन करना होता है, देन इन दैट सिचुएशन आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है अंडर सेक्शन 180 फॉर रिफ्यूजिंग टू साइन अ स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, थियोरेटिकली बता रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल एंड इन मैनी अदर रेल्म्स इट इज़ पॉसिबल। बट आपको जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आएगा वो आएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, पुलिस ऑफिसर के कॉन्टेक्स्ट में, कि पुलिस ऑफिसर ने 161 में एग्जामिन किया और फिर कहता है कि स्टेटमेंट को साइन करो। तो 162 सीआरपीसी कहता है दो स्टेटमेंट्स आर नॉट टू बी साइंड, बिल्कुल सिग्नेचर नहीं होगा। तो अगर पुलिस ऑफिसर आपसे कहते साइन करो,
आप मना कर देते हैं, यू हैव नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर 180, ठीक है, बिकॉज पुलिस ऑफिसर इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू ऑब्टेन योर सिग्नेचर्स। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वही होने चाहिए जो रेलेवेंट है 180 के लिए, वेयर द अक्यूज्ड इज लीगली रिक्वायर्ड टू साइन। फॉर एग्जांपल प्रोविजन ऑफ 164, ठीक है, 164 सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो अक्यूज्ड इज लीगली रिक्वायर्ड टू साइन इट। और सेक्शन 281 के सबसेक्शन 5 में सीआरपीसी के, वहाँ पे भी अक्यूज्ड इज लीगली रिक्वायर्ड टू साइन इट। 281 ऑफ द सीआरपीसी में रिकॉर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, वहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा है कि इट शैल बी साइंड बाय द अक्यूज्ड एंड द मैजिस्ट्रेट। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे नहीं करता है या 164 में मना कर देता है जहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, नॉट द कन्फेशन स्टेटमेंट, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो सकता है। वैसे थियोरेटिकली स्पीकिंग तो 164 में कन्फेशन वाले पार्ट में भी, 164 सीआरपीसी में कन्फेशन वाले पार्ट में भी सिग्नेचर करता है अक्यूज्ड पर्सन। अंडर 164 इफ़ यू लुक एट सबसेक्शन 4, then it mandates that the confession shall be recorded in the manner provided in 281, which is examination of an accused person। तो वो मैंडेट करता है कि अक्यूज पर्सन को सिग्नेचर भी करना चाहिए और उसके बाद मैजिस्ट्रेट मेमोरेंडम साइन करने के बाद, मेमोरेंडम लिखने के बाद खुद का सिग्नेचर करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। थियोरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली you won't see any case, मतलब rarely you may see such a case in your experience where the magistrate is actually penalizing the accused person for not signing a confession. In fact, such conduct would be frowned upon by the High Court. So generally, illustration के sake के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, 164, 281 सबसेक्शन 5 में सिग्नेचर मैंडेटेड है, पर आपको सवाल किससे आएगा? आपको सवाल आएगा चैप्टर 12 के पर्सपेक्टिव से सीआरपीसी के, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। सो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि 161 में एग्जामिनेशन हुआ है, 161 सीआरपीसी में, और पुलिस ऑफिसर इज नाउ आस्किंग द पर्सन, द विटनेस, टू साइन द स्टेटमेंट। क्या सिग्नेचर होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज 162 ऑफ द सीआरपीसी एक्सप्रेसली बार्स इट दैट द स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर्स इज नॉट टू बी साइंड, ठीक है। उस केस में 180 में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। नाउ वी कम टू सेक्शन 181। इट्स अबाउट गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट हु इज ऑथोराइज टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन। तो देखिए, ये भी अगेन वही बात करेगा, पब्लिक सर्वेंट पहली बात तो ओथ और अफर्मेशन लेने के लिए ऑथोराइज होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट। और उसके बाद जो पर्सन लीगली बाउंड हो गया है ओथ ऑफ अफर्मेशन में, वो या तो झूठ बोलता है या तो कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलता है विच ही बिलीव्स टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, तब वो पनिश होगा, ठीक है। और फिर इसमें पनिशमेंट कितना है 181 में? 3 years। द सेंटेंस में एक्सटेंड टू 3 years एंड अ पर्सन शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ये सेक्शन बहुत मिलता जुलता है सेक्शन 193 ऑफ द सीआरपीसी से। 191 की डेफिनेशन देखेंगे और 193 के सेक्शन को पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 181 से, तो ये काफ़ी मिलता जुलता है। एनीवेज, लेट मी जस्ट टेल यू द मेन पर्पस ऑफ गिविंग एन ओथ। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दैट इज AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 54। नाउ राइट इट डाउन इन योर लेक्चर रजिस्टर बिकॉज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पॉइंट ऑफ 2 lines। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द मेन पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ इज टू रेंडर अ पर्सन हु गिव्स फॉल्स एविडेंस लाइबल टू प्रोसिक्यूशन एंड फर्दर टू ब्रिंग होम टू द विटनेस द सोलेमनिटी ऑफ द ओकेजन एंड इम्प्रेस अपॉन हिम ड्यूटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। ये 2 चीज़ें होती हैं। ये पर्पस होता है कि ओथ क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। इस पर सवाल आना नहीं है आपको एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ओथ देने का। ओथ देने का ऑब्जेक्ट ये होता है कि अगर झूठ बोला, फॉल्स एविडेंस दिया, तो यू आर लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन। सेकेंडली, एक तरीके से इट इज़ टू ब्रिंग होम टू द विटनेस द सोलेमनिटी ऑफ द ओकेजन एंड टू इम्प्रेस अपॉन हिम द ड्यूटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। कि आप कोर्ट में हैं, कोर्ट इज़ अ टेम्पल ऑफ जस्टिस, और ये बहुत ही सीक्रेट ओकेजन है। यहाँ पे झूठ मत बोलिएगा, यहाँ पे सच सच बोलिए, क्योंकि किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी का सवाल है। ऑल राइट, so that is one thing. Now we come to section 182.
that is false information with intent to cause public servant to use his lawful powers to the injury of another person. It says whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if true state of facts respecting such information is given were known to him, or b to use lawful power of such public servant to injury or annoyance of any person, shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine which may extend to 1000 rupees or with both. अब इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन के पर्पस से ही समझ में आ जाएगा. बहुत सिंपल सेक्शंस हैं सारे के सारे. इसमें इलस्ट्रेशन है, ए इन्फॉर्म्स अ मैजिस्ट्रेट दैट जी अ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और मिसकंडक्ट. Knowing such information to be false and knowing it to be likely that information will cause the magistrate to dismiss Z, A has committed the offence defined in this section. Now comes the illustration B. A falsely informs a public servant that Z has contraband salt in a secret place. Knowing such information to be false and knowing that it is likely that the consequence of the information will be search of Z's premises attended with annoyance to Z, A has committed the offence defined in this section. Now comes the illustration C. A falsely informs a policeman that he has been assaulted and robbed in the neighborhood of a particular village. He does not mention the name of any person as one of his assailants, but knows it is likely that in consequence of this information, the police will make inquiries and institute searches in the village to the annoyance of the villagers or some of them. A has committed an offence defined in this section. Similarly, एक illustration आपको और दे देता हूँ कि let us suppose A information देता है कि B ने मेरे खिलाफ ऑफेंस कमिट किया. अब A को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन झूठी है, लेकिन अब वो पुलिसमैन को इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है. अब उसको पता है कि बी अरेस्ट हो सकता है, तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुलिसमैन को देना नोइंग दैट इट इज़ लाइकली कि पुलिसमैन विल यूज़ हिज लॉफुल पावर्स एंड दीज लॉफुल पावर्स will cause annoyance to B, because if the real state of affair were known to the police officer, he would not have used those lawful powers of arrest. Then section 182 will be applicable. यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर नहीं पेनलाइज की जा रही है, यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन पेनलाइज की जा रही है. वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना पेनलाइज किया जा रहा है जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है विद एन इंटेंट टू कॉज अ पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर्स टू द इंजरी ऑफ अनदर. अब इंजरी का मतलब आप जान गए होंगे, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंजरी. सो इंजरी इज डैमेज और हार्म टू बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी as defined in section 44 of the IPC. अब मैं एक बार फिर reiterate कर दूँ just for the sake of your memory that ध्यान रखिएगा, इस पे prosecution नहीं हो सकता without sanction under 195 CRPC. वो require करता है कि there should be a sanction. तो वहाँ पे what is the requirement under 195 CRPC? वहाँ पे एक complaint in writing होनी चाहिए of the public servant concerned or some other public servant to whom the public servant is administratively subordinate. कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, 195 में. तो अगर लेट अस सपोज पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स और वो कहता है कि यार तुमने मुझसे झूठ बोला, तो ऑटोमेटिकली 182 में प्रोसिक्यूशन नहीं हो जाएगा. देयर हैज़ टू बी अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय अ पब्लिक सर्वेंट टू द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है. और लेट अस सपोज वो आदमी लेट अस सपोज SHO है. अब SP को पता चल जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन SHO को दी गई थी वो झूठी थी, तो SP को कंप्लेंट इन राइटिंग देनी है टू द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. तभी जाके 195 का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा. 195 कहता है कि अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है किसी पर्सन को फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट या ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस और फॉर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस, तो कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न नहीं आ जाती या सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू वूम सच पब्लिक सर्वेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट.
अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्सन 182 में प्रोसिक्यूट हो रहा है ना, लेट अस अज्यूम कि 182 का प्रोसिक्यूशन हो गया है, तो ऐसे पर्सन को 211 ऑफ द आईपीसी में पेनलाइज किया जा सकता है, डिफेमेशन के लिए भी पनिश किया जा सकता है और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए भी पनिश किया जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर 182 का चार्ज लगा तो अक्सर आप देखेंगे प्रैक्टिकली कि 211 का भी चार्ज लग सकता है, लेकिन इन दोनों में ही अगेन सैंक्शन चाहिए होती है। ये प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता, पर प्राइवेट पर्सन हमेशा क्या कर सकता है, एप्लीकेशन ज़रूर भेज सकता है लॉफुल अथॉरिटीज़ को कि ये पावर एक्सरसाइज करिए, और डिफेमेशन तो वो पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता है। फिर सिविल साइड पे भी वो रॉन्गफुल अरेस्ट या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अगर प्रोसिक्यूशन की स्टेज तक मैटर आ जाता है तो उसके लिए भी पेनलाइज कर सकता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इन द केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन देयर मस्ट बी अ प्रोसिक्यूशन। जब प्रोसिक्यूशन होगा तभी जाके अ पर्सन कैन रिजॉर्ट टू दीज रेमेडीज। पर अभी बस दिमाग में रखिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अपने में टॉर्ट्स का टॉपिक है, सिविल लॉ के रेल में ज़्यादा आता है, और वी विल डील विद अदर सेक्शंस एज वेल, जैसे 211 and 193. 211 is about false charge of offence which is made with an intent to cause injury to a person. ठीक है, अगर false charge कोई प्रेफर करता है with an intent to cause injury to another person, then he may be punished with an imprisonment for a description of a term which may extend to 2 years or fine or with both. और अगर false charge जो है वो ऐसी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके है जिसमें पनिशमेंट डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years या उसके ऊपर जा सकता है, तब पनिशमेंट होगा 7 साल एंड अ पर्सन शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब ध्यान रखिएगा 211 के साथ 193 हमेशा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 193, 194, 195 एक्सेट्रा, ये सारे सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो अभी उनको जाने दीजिए। बस ध्यान रखिएगा 182 के साथ साथ आप और भी सेक्शंस प्रेफर कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न। तो अगर आप प्राइवेट पर्सन हैं तो आप कैसे इन सारे सेक्शंस में प्रोसिक्यूशन करवाएंगे? आप अथॉरिटी को लिखते हैं, यू राइट एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी, बी अ पुलिस ऑफिसर, कोर्ट, व्हाटएवर, कि आप अपनी पावर्स एक्सरसाइज करी इन सेक्शन में टू पेनलाइज दिस पर्सन। ठीक है, नाउ वी कम टू सेक्शन 183. It says that whoever offers any resistance to taking of any property by lawful authority of any public servant, or knowing or having a reason to believe that he is such public servant, he shall be punished with imprisonment of either the description of a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or both. तो ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए एक सिविल कोर्ट ने एक डिक्री ग्रांट कर दी है और डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है ए के खिलाफ। ए जजमेंट डेप्टर है, कोर्ट ने बोला है कि इनकी कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ बेचनी है। अब पब्लिक सर्वेंट्स, बेलिफ और पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूट करने जाते हैं। ए जो है रेजिस्ट करता है ये, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया? 183 में पनिशेबल है वो वाला ऑफेंस किया है। ठीक है, और 183 में इट इज़ ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू टेकिंग ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, और टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज़ मेड पनिशेबल। वहीं पे अगर सेल को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, इफ़ अ पर्सन इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट्स द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल फॉर बाय अ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, तो 184 में पनिश होगा। वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 1 month और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 rupees और विथ बोथ। नाउ वी कम टू सेक्शन 185. Illegal purchase or bid for the property offered for sale by the authority of public servant. So what does it penalizes? This section makes it penal to bid at a public sale of the property on account of a party who is under a legal incapacity to purchase it, or to bid it for it not intending to complete the purchase, or it is expressed to be perform the obligations under which the bidder lays himself by such bidding. तो मतलब 3 चीज़ें पनिश की गई हैं। पहला, अगर कोई पर्सन लीगली इनकैपेसिटी में है टू परचेज इट। सेकेंडली, अगर वो बिड करता है या बोली लगाता है, ऑक्शन में देखा होगा बोली लगती है, उसको बिड कहते हैं इंग्लिश में। तो इफ़ ही बिड्स इट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंडिंग टू कंप्लीट द परचेज, वो बिडिंग तो करता है पर वो चाहता नहीं कि वो सेल कंप्लीट हो, तो वो फॉल्स बिडिंग कर रहा है। और थर्ड इज
वो अपने ऑब्लिगेशन बिडिंग के नहीं परफॉर्म करेगा। जो बिडिंग के अंडर जो ऑब्लिगेशन है, कंसिडरेशन देना या सर्टेन अदर कंडीशंस जो पब्लिक सर्वेंट लगाए, उसका इंटेंशन है कि उनमें से वो एक भी कंडीशंस या ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करेगा, देन ही मे बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 184। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटेंशनली ये सारे काम करने चाहिए, तभी पनिशमेंट होगा। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस कितना है, 1 month और फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़ और विद बोथ। अब ये सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आएंगे नहीं वैसे। नाउ वी कम टू सेक्शन 186। voluntarily obstructing a public servant in discharge of his public functions shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 500 rupees or with both। अब इस सेक्शन में टू कंस्टिट्यूट ऑब्स्ट्रक्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी एन एक्चुअल क्रिमिनल फोर्स, इट इज़ सफिशिएंट इफ देयर इज आइदर अ शो ऑफ फोर्स और अ थ्रेट ऑफ एनी एक्ट प्रिवेंटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एक्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। तो एक्चुअल वायलेंस का कमीशन होना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ आइदर द शो ऑफ फोर्स और थ्रेट ऑफ इट विच इज़ सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ 186। लेट अस सपोज अ लॉयर थ्रेटन्स अ जज दैट इफ यू डोंट give bail application, if you don't grant the bail application in my favor, the consequences will be grim। तो अभी क्रिमिनल इंटिमिडेशन या बाकी सेक्शंस अभी हटा दीजिए, तो 186 में जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग, वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस। क्योंकि बेल ग्रांट करना या ना ग्रांट करना, इट इज़ एंटायरली विद इन द डोमेन ऑफ द जज हिमसेल्फ, not within the discretion of the lawyer. The lawyers cannot browbeat the judges, and if they do, they might be punishable under 186. Similarly, if a person voluntarily obstructs a police officer in discharge of his public functions, then again the punishment may follow under 186. Similarly, you might be remembering that there is also a similar section under 353 which punishes assault or criminal force against such public servant, right? ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर हर्ट कॉज हो गई तो कहाँ पनिशेबल है, वो 332 में पनिशेबल है, वेर अ पर्सन वॉलंटरी कॉजेज हर्ट टू अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। और अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज होगी तो वो 333 में पनिशेबल है। ऑलराइट, ये इंटरलिंकिंग है सेक्शंस की, इसको ध्यान में रखिएगा। 186 में लेकिन सैंक्शन रिक्वायर होती है और कंप्लेंट होनी ज़रूरी है। अब एक डिफरेंस बता दूँ आपको 186 और 353 में। देखिए 353 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो कंप्लेंट नहीं रिक्वायर करता, वो सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें 195 में। ठीक है, 353 आईपीसी में द नेसेसरी इंग्रेडिएंट इज द असॉल्ट और द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, व्हाइल अंडर सेक्शन 186 द नेसेसरी इंग्रेडिएंट इज व्हाट, वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो 353 में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स शुड हैपन व्हेन द public servant is performing his duty, while under 186 it is the obstruction which is made punishable, it is a voluntary obstruction which is made punishable। हमेशा ध्यान रखिएगा, voluntarily के साथ obstruction लिखिएगा, it is very essential। फिर आप एक और डिफरेंस बता सकते हैं, 186 में चैप्टर 10 ऑफ द आईपीसी में है और 353 चैप्टर 16 ऑफ द आईपीसी में है। ठीक है, 195 में 186 के लिए सैंक्शन चाहिए, वो राइटिंग कंप्लेंट इन राइटिंग चाहिए फॉर द प्रोसिक्यूशन टू हैपन, बट 353 के लिए ऐसी कोई भी कंप्लेंट इन राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, सेक्शन 195 ऑफ द CRPC विल नॉट बार द ट्रायल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन फॉर अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस डिस्क्लोज्ड बाय द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सो अगर सेम सेट ऑफ फैक्ट कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस बना रहे हैं तो 195 उसको बार नहीं करेगा, 195 CRPC। लेट अस सपोज एक ही सेट ऑफ फैक्ट 186 भी बना रहे हैं और 353 भी बना रहे हैं, 353 में प्रोसिक्यूशन हो सकता है, दैट विल नॉट बार इट। इस पर अगर आपको केस लॉ चाहिए तो है दुर्गा चरण नायक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1775। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऑफेंस 195 की कैटेगरी में आता है, 195 में जो ऑफेंस 195 CRPC ने जो ऑफेंसेस मेंशन कर रखे हैं 172 से 188, तो वो सैंक्शन रिक्वायर करेंगे। लेकिन सेम सेट ऑफ फैक्ट से अगर और भी ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं, लेट अस सपोज ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर दी, तो 353 333 तो लग ही सकता है, उनका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, इवन दो द पब्लिक सर्वेंट माइट नॉट हैव गिवन द कंप्लेंट फॉर 186। अगर सेम सेट ऑफ फैक्ट बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट करते हैं तो
195 सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस पे अप्लाई करेगा जो उसके एम्बिट में है, उन ऑफेंसेस पे नहीं जो उसके एम्बिट के बाहर हैं, ठीक है। तो 353 और 333, 332 उसके एम्बिट के बाहर हैं, 332 आईपीसी एंड 333 आईपीसी एंड 353 आईपीसी। सिमिलरली एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओमिशन टू असिस्ट अ पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, 187 पे आ जाते हैं। इसको आप रीड करेंगे सेक्शन 37 ऑफ द सीआरपीसी से। अब सेक्शन 37 ऑफ द सीआरपीसी रिक्वायर करता है कि एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड in taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest, or B in prevention or suppression of a breach of peace, or C in prevention of any injury attempted to be committed in any railway, canal, telegraph or public property। उसके लिए अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर पब्लिक जो प्रेजेंट है स्पॉट पे उनकी मदद रिक्वायर करे तो पब्लिक इज़ बाउंड टू असिस्ट देम। तो अगर मान लीजिए आप नहीं करते हैं तो इन दैट सिचुएशन अ पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 187। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है बट प्रोविजन इज अवेलेबल। Section 187 says whoever being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in execution of his public duty intentionally omits to give such assistance shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or fine or which may extend to 200 rupees or both. And if such assistance is demanded by a public servant legally competent to make demand for the purpose of executing any process issued by a court of justice, or for preventing commission of an offence, or suppressing a riot or affray, or apprehending a person charged with or guilty of an offence, or having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or fine which may extend to 500 rupees, or both. तो सेक्शन 37 ऑफ द सीआरपीसी एक इलस्ट्रेशन है। वैसे लॉ में बहुत सारी चीज़ें हैं वेयर अ पब्लिक इज़ बाउंड टू असिस्ट दीज ऑफिसर्स, तो फॉर द इलस्ट्रेशन सेक मैंने आपको सेक्शन 37 मेंशन कर दिया, सेक्शन 37 ऑफ द सीआरपीसी। वैसे ही सेक्शन 129 ऑफ द सीआरपीसी भी एक ऐसा प्रोविज़न बनाता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर वो इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर अगर अनलॉफुल असेंबली को कमांड करे डिस्पर्स कर जाने को और वो नहीं डिस्पर्स करती तो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर है ही में रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ अ मेल पर्सन जो स्पॉट पे अगर प्रेजेंट हो फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सनस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो वहाँ पे भी सच पर्सनस आर बाउंड टू असिस्ट द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर्स। उसमें भी हो सकता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये सब डेड लेटर्स हैं, प्रैक्टिकली ऐसा ज़्यादा होता नहीं है। प्रैक्टिकली आप सेक्शन 187 का अगर एप्लीकेशन देखने को अगर आपको मिलेगा तो ज़्यादातर यू विल फाइंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यूजिंग इट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेसी के ऑर्डर्स जनरली पब्लिक सर्वेंट्स को बाइंड करते हैं, खासतौर से पुलिस ऑफिसर्स को इन सर्टेन लॉ एंड ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स उनको असिस्ट नहीं करती सो ऑफन यू विल फाइंड कि यहाँ पे इंट्रा गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन चल रहा है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को सू कर रहा है फॉर नॉन ओबीडियंस टू देयर ऑर्डर्स। अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पॉट पे है, पुलिस ऑफिसर कहता है मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, पुलिस ऑफिसर इज़ बाउंड टू असिस्ट एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हु इज़ कंट्रोलिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो पुलिस ऑफिसर भी प्रोसिक्यूट हो सकता है 187 में। लेकिन अब इसमें दो जगह सैंक्शन चाहिए होगी। जब आप एक पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, वो इज़ सपोज अ लेवल ऑफ SHO और NSI और अबव, तो उसमें 197 ऑफ द सीआरपीसी में भी सैंक्शन चाहिए होगी और 195 ऑफ द सीआरपीसी में भी सैंक्शन चाहिए होगी अगर आप 187 आईपीसी के लिए प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो कंप्लेंट इन राइटिंग देनी होगी, और क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है जिसको आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और उसकी हो सकता है ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में, इफ़ इन डिस्चार्जिंग और पपोर्टिंग टू डिस्चार्ज देयर ऑफिशियल ड्यूटी ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, देन 197 में भी सैंक्शन चाहिए होगी। ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं 197 स्ट्रिक्टली इस SDM वाले एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, लेट अस सपोज DM, SDM are controlling a law and order situation and the police officers on the spot refuse to assist him, और DM ऑर्डर दे रहा है, कह रहे हैं, और पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं हम आपकी मदद नहीं करेंगे, एंड दे रिफ्यूज टू ओबे हिज ऑर्डर्स, देन द DM में
apart from the departmental proceedings, of course, can write a complaint in writing and also prosecute them under 187, but then it will require sanctions from two places. 195 जो कहता है कि complaint in writing होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात क्या है, what is the second requirement? क्योंकि वो public servant हैं और उन्होंने जो वायलेशन किया है दैट इज़ ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, ठीक है, दैट इज़ इन रिलेशन टू डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़ और पपोर्टिंग टू डिस्चार्ज देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, ऐसा वायलेशन हुआ है लॉ का, देन इट वुड रिक्वायर्ड ऑल्सो द सैंक्शन अंडर 197 ऑफ द CRPC एज वेल. ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, इसके लिए CRPC की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट 187 ध्यान रखिएगा, जनरली प्राइवेट पर्सनस के खिलाफ भी यूज़ हो सकता है और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी यूज़ हो सकता है. ऑल दैट इट रिक्वायर्स इज बाउंडेशन बाय लॉ टू रेंडर और फर्निश असिस्टेंस टू एनी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी. आई विल रीटरेट अगेन, बाउंडेशन बाय लॉ टू रेंडर or furnish assistance to any public servant in execution of his public duty, and it is intentional omission to do so which renders a person liable under this section. Similarly, part 1 में कितने टाइम का पनिशमेंट होगा, 1 month और फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़. और पार्ट 2 में जहाँ पे डिमांड हैज़ बीन मेड बाय पब्लिक सर्वेंट for the purpose of executing any process issued by the court of justice, summons, warrant, proclamation, etc., or for preventing the commission of an offence, or for suppressing a riot or a fray, or for apprehending a person charged with or guilty of an offence, etc., etc., वहाँ पे punishment enhance हो जाएगा 6 months or with fine which may extend to 500 rupees or both. Similarly, there is also section 188, that is disobedience to the order duly promulgated by the public servant. Now it says whoever, knowing that an order duly promulgated by a public servant, lawfully empowered to promulgate such order, तो lawful competence होनी चाहिए, that is a given. Lawfully empowered to promulgate such order, and he is directed to abstain from a certain act or to take certain directions with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment which may extend to 1 month or fine which may extend to 200 rupees. And if the disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or a fray, shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. अब explanation इसकी कहती है, it is not necessary that the offender should intend to produce harm or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient if he knows the order which he disobeys and his disobedience produces or is likely to produce harm. तो यहाँ पे intentional violation of the order punish किया जा रहा है. अब ये relevant नहीं है कि accused को पता होना चाहिए कि उसकी act से harm होगा या नहीं. That is irrelevant. For this section, intentional violation of an order duly promulgated by a public servant who is lawfully competent to do so, उसके order का violation punish किया गया है. तो ये किस सेंस में ज़्यादा बोला जा रहा है? ये 144 CRPC के सेंस में बोला जा रहा है, तो लिख लीजिएगा अपनी बेयर एक्ट में, इट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ 144 CRPC. और भी ऑर्डर्स आते हैं वैसे तो 144 के अलावा, लेकिन सबसे पॉपुलर ऑर्डर जो इसके स्कोप में है वो 144 है. तो एग्ज़ाम में अगर कभी भी आप 188 के बारे में लिखें तो 144 CRPC का ब्रीफ मेंशन ज़रूर करें, ठीक है. या अगर 144 CRPC के बारे में लिख रहे हैं तो 188 का ज़रूर मेंशन करें ब्रीफली, क्योंकि CRPC में 144 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ख़ासतौर से यूपी, बिहार, उत्तराखंड में. तो 144 के कंटेक्स्ट में आपको 188 ज़रूर मेंशन करना है. ऐसे ना नॉलेज कंप्लीट होती है. वैसे कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटीज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट को लेके कभी भी आपसे अलग से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसकी टेल अटैच्ड होती है किसी मेन क्वेश्चन से. यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द टेल ऑफ द सेक्शन इज़ अटैच्ड टू द एलिफेंट. तो ये जो ऑफेंसेस है ना, ये आपकी नॉलेज कंप्लीट करते हैं कि ये चीज़ का वायलेशन किया तो क्या होगा, ठीक है. तो मान लीजिए आप 144 पे ऑर्डर पे आंसर लिख रहे हैं, या 162 CRPC पे आंसर लिख रहे हैं, या 161 पे आंसर लिख रहे हैं, या 37 CRPC पे आंसर लिख रहे हैं,
या 3940 सीआरपीसी पे आंसर लिख रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना किसके वायलेशन पे क्या होगा या किसके वायलेशन पे क्या नहीं होगा। तो नॉलेज होगी एंड यू विल राइट होलिस्टिकली, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इट इज़ ओनली द इंटरलिंकिंग विच इज़ रिवॉर्डेड इन द एग्जामिनेशन एंड इन प्रैक्टिस। इंटरलिंकिंग अगर आपने करना सीख लिया तो यू विल सक्सीड। तो अब यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया 188 तक। तो 172 से 188 तक यू नो इट रिक्वायर्स सैंक्शन अंडर 195 ऑफ द CRPC दैट रिक्वायर्स अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में सैंक्शन बोल रहा हूँ। अब वी कम टू सेक्शन 189। यहाँ पे 195 नहीं लगता। ठीक है, ये कहता है whoever holds out any threat of injury to any public servant or to any person in whom he believes the public servant to be interested, या मतलब हो सकता है पब्लिक सर्वेंट का फैमिली मेम्बर हो जिसको लेके थ्रेट दी गई हो। ठीक है, उसी के सेंस में बोला जा रहा है, टू एनी पर्सन इन whom he believes the public servant to be interested for the purpose of inducing that public servant to do any act or forbear or delay to do any act connected with the exercise of public functions of such public servant shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 2 years or fine or with both। यहाँ पे threat of injury है, it is akin to criminal intimidation। तो यहाँ पे sanction की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे the prosecution can happen। तो ये जो सेक्शन है ना, it deals with criminal intimidation of a public servant। जब कोई किसी public servant को criminally intimidate कर रहा है, ये उस चीज़ को पनिश करता है। सो थ्रेट्स ऑफ वायलेंस टू अ पब्लिक सर्वेंट एंड let us suppose threats of violence to the family member of a public servant in order to make him do a particular act or to forbear from doing a particular act, that is made punishable। Now we come to section 190। It says whoever holds out any threat of injury to any person for the purpose of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant, legally empowered as such to give such protection or to cause such protection to be given, shall be punished with imprisonment for a description of a term which may extend to 1 year or with fine or with both। Now what is the object of section 190? The object of this section is to prevent the persons from terrorizing others with a view to deter them from seeking the protection of public servants against any injury। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि कोर्ट जो है आपको प्रोटेक्शन अफोर्ड करेगा, यू आर फियरिंग अबाउट योर थ्रेट टू लाइफ। अब कोई पर्सन आपको फ़ोन करके कह देता है कि कोर्ट के पास मत पहुँचना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, देन ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 190। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप पुलिस के पास प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, यू नो पुलिस कैन प्रोटेक्ट यू एंड अ पर्सन थ्रेटन्स यू दैट यू कैन नॉट गो टू पुलिस ऑफिसर्स एंड इफ यू डू देन देयर विल बी डायर कॉन्सिक्वेंसेज, then again he has committed an offense under section 190 of the IPC। So that is it। ये आपका हो गया, there is nothing extra in it, कोई भी important या कोई इसमें complexity नहीं है, बड़ा straight forward रहा। So that is it for today, I'll see you tomorrow।